औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। नाज़रीन, आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा प्रोलाइफ्रेशन एंड नॉन प्रोलाइफ्रेशन। आईआर के आखिरी आखिरी टॉपिक्स में से ये है। बाकी मैंने जिस तरह आपको ऑलरेडी बताया था कि हम इंशाल्लाह ताला जो साउथ एशिया के अंदर इश्यूज हैं या उनका जो प्रॉब्लम होगा वो इंशाल्लाह ताला हम अपनी जो करंट अफेयर्स वाली वीडियोस होंगी उनके अंदर हम कर लेंगे। कश्मीर इशू वहाँ पर हम कर चुके हैं और बाकी पैलेस्टाइन इशू रह जाएगा। और इंडिया और पाकिस्तान के ये इस साउथ एशिया रीजन के जो इश्यूज हैं वो इंशाल्लाह हम करंट अफेयर्स में देख लेंगे। तो ये हमारा आखिरी आखिरी टॉपिक है, एक प्रोलाइफ्रेशन नॉन प्रोलाइफ्रेशन, और इसके बाद हम एनपीटी नॉन प्रोलाइफ्रेशन ट्रीटी करेंगे। और इंशाल्लाह ताला बफज़ल खुदा हमारा आईआर का पेपर 2 का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। आईआर पेपर 1 ऑलरेडी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, उसके अंदर थ्योरीज वगैरह और हर चीज़ मैंने बताई है। इंशाल्लाह ताला एक लेक्चर और मैं बनाऊंगा जिसके अंदर मैं थ्योरी की इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बात करूंगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोलाइफ्रेशन क्या होती है? प्रोलाइफ्रेशन मींस स्प्रेड ऑफ वेपन्स। ठीक है, वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन हो गया, डिलीवरी सिस्टम हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, और डिजाइन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। कोई फार्मूला आपने बनाया, वो आप चेंज कर दें या वो आप शो कर दें, वो आप बता दें किसी कंट्री को। ठीक है, और जो नॉन प्रोलाइफ्रेशन होती है ये होती है प्रैक्टिस टू प्रिवेंट एक्सपेंशन ऑफ वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन। ठीक है, अब डिबेट्स इसके ऊपर ना दो डिबेट्स थी, एक ऑप्टिमिस्ट थे और दूसरा पेसिमिस्ट थे। जो ऑप्टिमिस्ट थे वो ये कहते थे कि ये इस तरीके की जो प्रोलाइफ्रेशन है ना वेपन्स की, ये नहीं होनी चाहिए, बिकॉज अगर ये होगी तो बल्कि सॉरी, जो ऑप्टिमिस्ट थे वो ये कहते थे कि प्रोलाइफ्रेशन होनी चाहिए। मैं नॉन प्रोलाइफ्रेशन की बात नहीं कर रहा, मैं प्रोलाइफ्रेशन की बात कर रहा हूँ कि आप जो आपके वेपन्स हैं वो आप ज़्यादा से ज़्यादा उनको डिस्ट्रीब्यूट करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा कौमों को दें। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये होंगे तो इससे जो जंगें होंगी वो कम हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो एक जो डेटरेंस वाली कंडीशन है ना वो अप्लाई होगी यहाँ पर, कि अब जिस तरह इंडिया के पास था, तो अगर पाकिस्तान को दे दो जी वेपन, जब पाकिस्तान को भी दे दिया तो अब इंडिया ठहर जाएगा, वो रुक जाएगा टू अटैक या टू थ्रेट पाकिस्तान। ये इसके जो प्रोपोनेंट थे वो थे केनेथ वॉल्ट्स। दूसरी साइड पे पेसिमिस्ट थे, वो थे उनके जो प्रोपोनेंट थे वो स्कॉट सैगन थे। जो ऊपर वाले थे वो केनेथ वॉल्स थे प्रोपोनेंट, और वो रियलिस्ट थे। जबकि जो स्कॉट सैगन थे वो थे लिबरल, वो कहते थे कि नहीं, वेपन्स कभी भी प्रोलाइफरेट नहीं होने चाहिए। अगर ये होंगे तो चाहे लीडर रैशनल हो या इरेशनल, कोई भी मिसकैलकुलेशन या एक्सीडेंट हो सकता है, चोरी हो सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये जंग तक पहुंचा सकते हैं। तो जो प्रोलाइफ्रेशन है इन एवरी सेंस, इसको रोका जाना चाहिए। तो 1990 से ऑनवर्ड, क्योंकि लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर था, तो इस वजह से लिबरल की जो बात थी उसको फर्दर पुरसू किया गया, और दुनिया के ऊपर एनपीटी के बारे में या ओवरऑल लोगों को न्यूक्लियर से बाज रखने की हिदायत दी जाती रही। अब अगर हम हिस्ट्री देखें तो प्रोलाइफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स की, क्योंकि हमारा ज़्यादातर फोकस न्यूक्लियर वेपन्स पे ही होगा, तो 1942 के अंदर मैनहट्टन प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया, और इट वाज द फर्स्ट प्रोजेक्ट इन द हिस्ट्री टू मेक न्यूक्लियर वेपन्स। उसके बाद 1945 तक यूएस ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन बना चुका था, इसने हिरोशिमा और नागासाकी के अंदर यूज़ भी किए। फिर जंग स्टार्ट हो गई कोल्ड वॉर की, तो यूएस और यूएसएसआर के दरमियान। तो यूएसएसआर ने 29 अगस्त 1949 को भी यूएसएसआर भी न्यूक्लियर पावर बन गया। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम यूके भी 30 अक्टूबर 1952 को बन गया। फिर एटम फॉर पीस कैंपेन आई हैरी एस ट्रूमैन की, उसकी वजह से भी मल्टीपल जो नेशंस हैं लाइक ईरान हो गया और जितने भी उस टाइम के एलाइज थे उनको न्यूक्लियर फार्मूलाज शेयर किए गए। फ्रांस ने 1960s के अंदर अपने आप को न्यूक्लियर पावर डिक्लेयर किया।
ठीक है। उसके बाद अगर हम फर्दर देखें तो चाइना ने अक्टूबर 16 1964 को अपने आप को किया डिक्लेयर एज अ न्यूक्लियर पावर। इंडिया ने 1974 के अंदर स्माइलिंग बुंदा किया, और फिर मई 1998 के अंदर दोनों इंडिया और पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बन गए। नॉर्थ कोरिया ने 2003 में किए। ठीक है। और ये जो एटम फॉर पीस था, ये एक स्पीच थी इन यूएन जनरल असेंबली बाय प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और इसमें रिसर्च रिएक्टर्स जो थे वो दिए गए 43 नेशंस को। 43 नेशंस को उस टाइम न्यूक्लियर के जो रिसर्च रिएक्टर्स थे वो दिए गए, ताकि वो फर्दर उस चीज़ के ऊपर काम कर सकें। तो ये था ओवरऑल हिस्ट्री ऑफ जो न्यूक्लियर वेपन्स की जो प्रोलाइफरेशन थी उसकी। इसके ऊपर ये जो एटम फॉर पीस था, इसके ऊपर एक सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं एस के एलिसन, उन्होंने कहा भी था, इट वाज द क्लासिक मिस्टेक ऑफ अमेरिका टू शेयर द रिसर्च रिएक्टर्स टू द 43 नेशंस। ठीक है। फर्दर अगर हम देखें तो जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन होती हैं वो सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होते, वो बायोलॉजिकल वेपन्स भी होते हैं। ठीक है। वो केमिकल वेपन्स भी होते हैं। लाइक आप अगर देखें तो इसके अंदर जो होता है यूटिल 235 फिशन एंड फ्यूजन के रिएक्शंस होते हैं, थर्मोन्यूक्लियर और हाइड्रोजन बॉम्ब बनाया जा सकते हैं। जो बायोलॉजिकल वेपन्स होते हैं उसके अंदर बैक्टीरिया, थाइफस, एंथ्राक्स वायरस, एबोला, कोविड 19 को बहुत कंसीडर किया जा रहा था एक बायोलॉजिकल वेपन। उसके बाद ये टॉक्सिन, क्यूब फीवर, स्नेक वेनम, ये इस तरीके के जितने भी टैक्टिक्स हैं इनको हम बायोलॉजिकल वेपन्स कहेंगे। सिमिलरली केमिकल वेपन्स ये भी बैन है तकरीबन, नर्व गैस, मस्टर्ड, टेर, हाइड्रोजन साइनाइड, साइकोटोमेटिक एजेंट्स। ठीक है। तो ये सारी क्या हैं, ये केमिकल वेपन्स थे जो कि ऑलरेडी यूज होते थे और इनको बैन कर दिया गया था। अब हम अगर प्रोलाइफरेशन की काजेज देखें तो सबसे पहले सिक्योरिटी कंसर्न्स। ठीक है। अब ये देखें कि जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको तो कोई मसला नहीं होना, जिनके पास नहीं है उनका सिक्योरिटी का इशू तो होगा। ठीक है। तो वो तो चाहेंगी कि उनके पास भी न्यूक्लियर वेपन हो, जिस तरह इंडिया के पास था 1974 के अंदर। तो पाकिस्तान ने कहा, वो भुट्टो की आपने वो कहा था, उसकी स्टेटमेंट तो सुनी होगी, हम घास खा लेंगे लेकिन हम अपना एटम बम बनाएंगे। ठीक है। तो ये जो एक सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, ठीक है, फ्रॉम अदर न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स और परसीव्ड एडवर्सरीज। अब जिस तरीके से नॉर्थ कोरिया है तो उसके लिए साउथ कोरिया बहुत ज़्यादा परेशान है। वो भी अब क्योंकि नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर आर्म्ड वो स्टेट है और उसके पास न्यूक्लियर आइटम है। ठीक है। साउथ कोरिया के पास नहीं है। तो अब साउथ कोरिया क्या करेगा, ये उसके सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं फ्रॉम नॉर्थ कोरिया। ठीक है। और परसीव्ड एडवर्सरीज, उनकी दुश्मनी भी है। ठीक है। सिमिलर इज द केस विद पाकिस्तान एंड इंडिया, सिमिलर इज द केस विद इंडिया एंड चाइना। ठीक है। तो ये जो सिक्योरिटी कंसर्न है दैट लीड्स टू न्यूक्लियर प्रोलाइफरेशन। सिमिलरली रीजनल पावर डायनामिक्स, अब कोल्ड वॉर के दौरान आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो डायनामिक्स थे वो चेंज करते रहे। दूसरी जो मेजर रीजंस है वो हिस्ट्रिकल कन्फ्लिक्ट्स एंड सिक्योरिटी डायलेमास हैं। अब ये सिक्योरिटी डायलेमा की जो चेन थी ये मैंने आपको ऑलरेडी भी बताई थी कि अगर यूएस अपने वेपन्स को इंक्रीज करता है तो चाइना का सिक्योरिटी डायलेमा इंक्लूड करता है, और वो कहता है कि जी ये हमारे लिए बढ़ा रहे हैं, चाइना बढ़ाना लग जाता है। अब चाइना को देखते हुए जब इंडिया देखता है तो इंडिया कहता समझता है कि ये हमारे लिए बना रहे हैं सिक्योरिटी डायलेमा, वो बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। जब इंडिया बढ़ाता है तो फिर पाकिस्तान देखता है और पाकिस्तान कहता है यार ये तो हमारे लिए बढ़ा रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान बढ़ाने लग जाता है। तो क्या है, ये एक सिक्योरिटी डायलेमा की चेन है। रीजनल डायनामिक्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं ऑन न्यूक्लियर प्रोलाइफरेशन। सिमिलरली प्रिसाइज एंड स्टेटस, अब जिस तरीके से यूएसएसआर ने 1949 1945 से ऑनवर्ड किया और उसने न्यूक्लियर पावर को एक्वायर किया, वो रीजन क्या थी, न्यूक्लियर पावर की जो प्रिसाइज थी, वो जो एक मेजर पावर बनना चाहता था उसके लिए ग्लोबल स्टेज पे। उसके बाद जी फेलियर ऑफ नॉन प्रोलाइफरेशन रिजीम्स, इसको हम एंड के ऊपर करेंगे। ये हमारा होपफुली एक अलग लेक्चर होगा कि किस तरीके से नॉन प्रोलाइफरेशन ट्रीटी जो है वो फेल हो चुकी है। ठीक है। जो भी आपने नॉन प्रोलाइफरेशन के ऊपर काम किया था वो जितनी भी ट्रीटी थी ऑलमोस्ट वो फेल हुई, जिसकी वजह से प्रोलाइफरेशन जो थी वो हुई। अब
इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हुई जब आप न्यूक्लियर प्रोलाइफरेशन होती है, तो उसकी इम्प्लीकेशंस क्या होती हैं? सबसे पहले आर्म रेस इंक्रीज होती है, जिस तरीके से कोल्ड वॉर के दौरान थी। ठीक है, उसके बाद जी इरोजन ऑफ ग्लोबल सिक्योरिटी। अब दुनिया जो है ना एक अनसर्टेन सी कंडीशन में हो जाती है। ठीक है, वहां पर किसी को किसी की सिक्योरिटी का कोई ख्याल नहीं होता, इवन के एवरीवन हैज अ थ्रेट फ्रॉम एवरीवन, इस तरह की कंडीशन हो जाती है। उसके बाद ये न्यूक्लियर टेररिज्म हो सकता है कि अब ये जो स्टेट न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर करती है, अगर वो स्टेट फेल हो जाए, ठीक है, इन गवर्नेंस या किसी भी लिहाज से, और उनके जो वेपन्स हैं वो किसी नॉन स्टेट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन स्टेट एक्टर के हाथ में आ जाएं और वो उसे यूज कर ले फिर, ठीक है, तो न्यूक्लियर टेररिज्म का बहुत बड़ा खतरा होता है। और डिसआर्मामेंट एक चैलेंज बन के रह जाता है, मतलब कि हम कोशिश कर रहे होते हैं कि हमारा किसी तरीके से जो प्रोलाइफरेशन है उसको कम किया जाए, वो और ज़्यादा बढ़ती जाती है। सो डिसआर्मामेंट हैड बिकम अ चैलेंज इन द हिस्ट्री एंड इन द करंट पर्टिकुलर इरा। ठीक है, इसके बाद अगर हम फर्दर देखें तो इसके सॉल्यूशंस क्या हैं? सबसे पहले आप स्ट्रेंथन करें नॉन प्रोलिफरेशन रिजीम्स को। ठीक है, उसके बाद आप डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा करें, डायलॉग्स करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीटीज बनाएं, एक दूसरे के साथ एंगेजमेंट करें, कैपेसिटी बिल्डिंग और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लें ज़्यादा से ज़्यादा, जिस तरह इंडिया और पाकिस्तान लेते हैं, जिस तरह चाइना और यूएसए लेते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके कैपेसिटी बिल्डिंग मेजर्स होने चाहिए, ताकि आप एक दूसरे के साथ म्यूचुअली को एग्जिस्ट कर सके। सिमिलरली डिसआर्मामेंट इनिशिएटिव्स पहले ये होते रहे हैं, जिस तरीके से स्टार्ट था, स्टार्ट वन स्टार्ट टू, स्टार्ट वन स्टार्ट टू हो गया। उसके बाद फिर और भी बहुत से इस तरीके के जो इनिशिएटिव्स थे यूएस और यूएसएसआर ने लिए थे, ताकि हम जो आर्मामेंट्स हैं उसको कम किया जा सके। रीजनल अप्रोच, जो यहाँ आपकी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जिस तरीके से यूरोपीय यूनियन हो गया, आसियान हो गया, सार्क हो गया, ये सारी जो हैं इनको चाहिए कि रीजन के अंदर अपने जो रोल हैं उनको प्ले करें, और रीजन के अंदर प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए अपना रोल प्ले करें, ना कि आर्मामेंट्स के लिए। उसके बाद ये नॉन स्टेट एक्टर्स इंगेजमेंट, आप ज़्यादा से ज़्यादा जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनके साथ इंगेज करें, उनको कोशिश करें कि उनको वो जिस सवेरिटी पे पहुंच चुके हैं, वो जो टॉक्सिटी है उनके अंदर, उसको डिटॉक्स करने की कोशिश करें, उनको मेन स्ट्रीम पे लाने की कोशिश करें, ताकि आपका ये जो मसला है वो हल हो सके। तो ये था हमारा आज का जो नॉन न्यूक्लियर प्रोलाइफरेशन का जो लेक्चर था। इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो एनपीटी के ऊपर होगा, फिर उसके बाद एक आध लेक्चर होगा कि एनपीटी फेल क्यों हुई, और इंशाल्लाह ताला फिर हमारा ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड रहें जी विद अस। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।